आज है 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट में गुरुवार को बाजार काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, जहां शुरुआती गिरावट के बाद इंडेक्स ने रिकवरी दिखाई, लेकिन क्लोजिंग फ्लैट लाइन के आसपास ही हुई। मतलब ये कि दिन भर डर और रिकवरी दोनों देखने को मिले, जिससे निवेशकों का मूड मिला जुला रहा। डाउ जोन्स ने अंत में 55 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी, जबकि दिन के निचले स्तर से करीब 474 अंकों की जोरदार वापसी हुई। एक समय ये इंडेक्स 450 अंकों से ज्यादा टूटा हुआ था, जिससे साफ है कि नीचे से मजबूत खरीदारी देखने को मिली। S&P 500 दिन के निचले स्तर से करीब 100 अंकों की रिकवरी के बावजूद हल्की गिरावट में बंद हुआ। नैस्डैक ने 0.7% की कमजोरी के साथ क्लोजिंग दी, हालांकि ये भी अपने इंट्राडे लो से 450 अंकों से ज्यादा संभल चुका था। माइक्रोसॉफ्ट शेयरों में करीब 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो 2020 के बाद का इसका सबसे खराब एक दिन रहा। इसी वजह से नैस्डैक और S&P 500 पर सबसे ज्यादा दबाव इसी स्टॉक की तरफ से आया। मेटा के नतीजे मजबूत रहे, जिसके बाद इसके शेयरों में 10.5% की तेज उछाल आई। इसी तेजी ने नैस्डैक को निचले स्तर से उभरने में काफी मदद की और टेक सेक्टर में थोड़ी राहत दी। सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी दबाव बना रहा, जहां सर्विसनाउ, ओरेकल और सेल्सफोर्स जैसे स्टॉक्स 2% से लेकर 10% तक टूटे। ये गिरावट इस चिंता की वजह से रही कि AI के बढ़ते असर से माइक्रोसॉफ्ट और उससे जुड़े बिजनेस मॉडल पर असर पड़ सकता है। सर्विसनाउ के नतीजे अच्छे रहने के बावजूद शेयर 10% टूट गया, जिससे साफ है कि फिलहाल बाजार अच्छे रिजल्ट से ज्यादा भविष्य की AI से जुड़ी चिंताओं पर फोकस कर रहा है। iShares एक्सपैंडेड टेक सॉफ्टवेयर सेक्टर ETF अपने हालिया हाई से 22% टूट चुका है और अब बेयर मार्केट जोन में पहुंच गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI थीम में काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है और अब निवेशक अपने पोर्टफोलियो में बड़े टेक स्टॉक्स का वजन दोबारा तय कर रहे हैं। इसी वजह से AI से जुड़े शेयरों में तेज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इक्विटी के अलावा अमेरिका में सरकारी फंडिंग को लेकर भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि सेनेट एक जरूरी प्रोसीजरल वोट पास नहीं कर पाई। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो शनिवार सुबह 12:01 AM ईस्टर्न टाइम से US गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा है। प्रेशियस मेटल्स में भी गुरुवार को जबरदस्त हलचल रही, जहां स्पॉट गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई $5,595 प्रति आउंस से करीब 4% टूट गया। सिल्वर भी अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग 5% की गिरावट के साथ फिसला। US डॉलर इंडेक्स हल्की रिकवरी के बाद फिर 96 के आसपास फिसल गया, जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें सितंबर के बाद पहली बार इंट्राडे में $71 के ऊपर निकल गईं। ये संकेत देता है कि कमोडिटी मार्केट में भी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। US लिस्टेड इंडियन स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस ADR में करीब 1% की गिरावट रही और विक्रो ADR भी हल्का कमजोर बंद हुआ। वहीं ICICI बैंक ADR और HDFC बैंक ADR में हल्की मजबूती देखने को मिली। मेक माई ट्रिप ADR में करीब 3% की अच्छी तेजी रही, जबकि डॉक्टर रेड्डीज लैब्स ADR में हल्की कमजोरी दिखी। रोडजेन और यात्रा ऑनलाइन जैसे छोटे स्टॉक्स में 5% से ज्यादा की तेज गिरावट दर्ज की गई। 29 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में हल्की मजबूती देखने को मिली, जहां निफ्टी 50 करीब 0.3% चढ़कर बंद हुआ। खास बात यह रही कि इंडेक्स लगातार तीसरे दिन अच्छे वॉल्यूम के साथ 200 दिनों के EMA के ऊपर टिका रहा, जिससे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। यूनियन बजट 1 फरवरी को आने वाला है, इसी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। हालांकि पिछले 2 दिनों में वॉलेटिलिटी थोड़ी शांत हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बजट से पहले और बाद में हलचल बनी रह सकती है। अगर निफ्टी 50 10-डे EMA यानी 25,400 के ऊपर बना रहता है तो आने वाले सेशंस में 25,500 और 25,600 के जोन तक जाने की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो इंडेक्स 25,250 और उसके बाद 25,160 तक फिसल सकता है, जो अहम सपोर्ट माने जा रहे हैं। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो ऊपर की तरफ 25,440, 25,530 और 25,644 जैसे लेवल्स पर रुकावट आ सकती है। नीचे की तरफ 25,232, 25,161 और 25,047 ऐसे लेवल हैं जहां से इंडेक्स को सहारा मिल सकता है। बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल्स काफी अहम हैं, जहां ऊपर की तरफ 60,062, 60,232 और 60,508 रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। वहीं नीचे की तरफ 59,510, 59,340 और 59,064 ऐसे सपोर्ट हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है।
फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 60,437 और 61,070 पर मजबूत रुकावट दिखती है। वहीं गिरावट की स्थिति में 58,820 और 57,815 ऐसे लेवल हैं जहां से रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। FII एक्टिविटी पर नजर डालें तो डेरिवेटिव सेगमेंट में उनकी मेट सेलिंग बनी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स तीनों में बिकवाली दिख रही है, जिससे ये साफ होता है कि विदेशी निवेशक अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.06 पर पहुंच गया है, जो ये दिखाता है कि पुट ऑप्शंस की तुलना में ज्यादा कॉल ऑप्शंस बिक रहे हैं। आम भाषा में कहें तो ये बाजार में धीरे धीरे बनते बुलिश सेंटिमेंट की तरफ इशारा करता है। इंडिया विक्स, जिसे डर का पैमाना कहा जाता है, उसमें 1% से ज्यादा की गिरावट आई और ये 13.37 पर आ गया। ये बुल्स के लिए थोड़ी राहत की बात है, लेकिन विक्स अभी भी ऊंचे स्तर पर है, इसलिए बाजार में सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। कुल मिलाकर ट्रेंड अभी पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन बजट से पहले और बाद में तेज मूव्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में लेवल्स पर नजर रखना और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना ज्यादा समझदारी भरा कदम रहेगा। 29 जनवरी को DII ने बाजार में मजबूत खरीदारी दिखाई। करीब 23,138 करोड़ रुपए की खरीद के मुकाबले 20,366 करोड़ रुपए की बिकवाली रही, जिससे नेट 2,772 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीद बनी और बाजार को सपोर्ट मिला। वहीं FII इस दिन हल्के नेगेटिव रहे। उन्होंने 19,016 करोड़ रुपए की खरीद की, लेकिन 19,498 करोड़ रुपए की बिकवाली की वजह से करीब 482 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली दर्ज हुई, जिससे साफ है कि विदेशी निवेशक अभी भी सतर्क बने हुए। ITC लिमिटेड ने Q3 में थोड़ा कमजोर मुनाफा दिखाया है, जहां नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 6.1% घटकर 5,088 करोड़ रुपए रहा, जो बाजार के अनुमान से थोड़ा कम था। हालांकि कंपनी की बिक्री और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ठीक रही, मार्जिन बेहतर हुए, लेकिन 274 करोड़ रुपए के लेबर कोड इम्पैक्ट ने मुनाफे पर दबाव डाला। डाबर इंडिया की Q3 नतीजे लगभग उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, जहां मुनाफा 7.3% बढ़कर 553.6 करोड़ रुपए हुआ और बिक्री में भी 6% की ग्रोथ दिखी। ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से ऊपर बना रहा, जिससे ये साफ है कि कंपनी ने लागत पर अच्छी पकड़ बनाए रखी है। वेदांता ने Q3 में मजबूत प्रदर्शन किया है, जहां नेट प्रॉफिट 60% से ज्यादा की तेज उछाल देखने को मिली। बिक्री और EBITDA दोनों में करीब 37% की ग्रोथ आई है, जिससे कंपनी की कमाई की ताकत साफ नजर आती है। हालांकि मार्जिन लगभग स्थिर रहे। स्विगी लिमिटेड के लिए ये तिमाही चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि कंपनी का घाटा बढ़कर 1,065 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि रेवेन्यू में 54% की जबरदस्त ग्रोथ आई है, लेकिन बढ़ते खर्च की वजह से EBITDA लॉस अभी भी ऊंचा बना हुआ है। टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में Q3 मिला जुला रहा, जहां खास खर्चों के चलते मुनाफा 48% गिर गया। इसके बावजूद EBITDA में मजबूत बढ़त और मार्जिन में सुधार दिखा, जो ऑपरेशनल मजबूती का संकेत देता है। REC ने Q3 में स्थिर नतीजे पेश किए हैं, जहां मुनाफा लगभग सपाट रहा, लेकिन ब्याज से होने वाली कमाई में हल्की बढ़त देखने को मिली। कंपनी ने ₹4.60 प्रति शेयर का तीसरा अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है, जिससे डिविडेंड निवेशकों को सपोर्ट मिल सकता है। हुडको के मुनाफे में Q3 में 3% की गिरावट आई, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी बढ़त देखने को मिली। कंपनी ने ₹1.15 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जो आय पर फोकस करने वाले निवेशकों के लिए अहम है। 197 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम ने Q3 में बड़ा टर्न अराउंड दिखाया है, जहां कंपनी घाटे से निकलकर 225 करोड़ रुपए के मुनाफे में आ गई है। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ EBITDA भी पॉजिटिव हुआ है, जिससे बिजनेस मॉडल में सुधार का संकेत मिलता है। वोल्टास के Q3 नतीजे थोड़े कमजोर रहे, जहां मुनाफा 35% से ज्यादा गिरा। हालांकि मार्जिन में सुधार हुआ है, लेकिन नतीजे अनुमान से कम रहे, जिस पर बाजार की नजर रहेगी। एलाइड ब्लेंडर्स ने Q3 में स्थिर और संतुलित ग्रोथ दिखाई है, जहां मुनाफा और EBITDA दोनों में अच्छी बढ़त दर्ज हुई है। मार्जिन में सुधार ये दिखाता है कि कंपनी धीरे धीरे अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रही है। GE शिपिंग ने Q3 में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां मुनाफा करीब 37% बढ़ा और मार्जिन 57% से ऊपर पहुंच गया। इसके साथ ₹9 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया गया है, जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव खबर है। MTR टेक्नोलॉजीज के Q3 नतीजे काफी मजबूत रहे, जहां मुनाफा दोगुने से ज्यादा हो गया और रेवेन्यू में भी तेज बढ़त दिखी। बेहतर मार्जिन ये संकेत देता है कि कंपनी के ऑर्डर और एग्जीक्यूशन मजबूत बने हुए हैं।
निवा बुपा हेल्थ के लिए Q3 अभी भी घाटे वाला रहा, हालांकि प्रीमियम इनकम में 50% से ज्यादा की तेज ग्रोथ देखने को मिली। इसका मतलब है कि बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन मुनाफे में आने में अभी समय लग सकता है। निप्पॉन लाइफ AMC ने Q3 में दमदार प्रदर्शन किया है, जहां मुनाफा और रेवेन्यू दोनों में मजबूत ग्रोथ आई। AUM 8.16 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, खासकर रिटेल निवेशकों की मजबूत भागीदारी के चलते। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने Q3 में बाजार की उम्मीदों से कहीं बेहतर नतीजे दिए हैं, जहां मुनाफा 68% बढ़ा। भले ही रेवेन्यू ग्रोथ सीमित रही, लेकिन अन्य आय और मार्जिन सुधार ने नतीजों को मजबूत बनाया। HPCL ने ऑयल इंडिया के साथ कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है, जो कंपनी के ग्रीन एनर्जी और फ्यूचर फ्यूल्स फोकस को दिखाता है। इस तरह के कदम लंबे समय में बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन में मदद कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पवन हंस से 1800 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें 10 ध्रुव NG हेलीकॉप्टर सप्लाई किए जाएंगे। ये ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक और डिफेंस सेक्टर में मजबूती को दिखाता है। सिरमा SGS ने Q3 में शानदार ग्रोथ दिखाई है, जहां मुनाफा दोगुने से ज्यादा हो गया और रेवेन्यू में भी तेज बढ़त दिखी। मार्जिन में सुधार ये दिखाता है कि कंपनी धीरे धीरे अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रही है। यूशा मार्टिन के Q3 नतीजे भी मजबूत रहे, जहां मुनाफा 16% से ज्यादा बढ़ा और मार्जिन करीब 19% तक पहुंच गया। ये स्टील वायर और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बिजनेस में